Good afternoon, everyone, to TCS Academy. I am your new sociology educator. My name is Kalyani Upadhyay. I have recently qualified UGC NET in 2024 December and GATE in 2025. तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस किए हैं, उसके बेसिस पे मैंने कंटेंट जनरेट किया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे क्या अप्रोच लेना चाहिए उनको सॉल्व करते समय। ये सब के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, इसका पार्ट 1 ये है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि विच सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड वर्स्टीहीन टू डिस्टिंग्विश सोशल फ्रॉम नेचुरल साइंसेस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है वर्स्टीहीन का कॉन्सेप्ट ताकि वो सोशल साइंस को डिफरेंशिएट कर सके नेचुरल साइंसेस से। नेचुरल साइंसेस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एटसेट्रा। तो वर्स्टीहीन का कॉन्सेप्ट, ये तो हमें पता है कि वर्स्टीहीन का कॉन्सेप्ट किसका है, मैक्स वेबर का है, जिसको वर्स्टीहीन मतलब होता क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग। वर्स्टीहीन का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर देते टाइम ये बोलते हैं कि हमें इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, ना कि पॉजिटिव फॉलो करना चाहिए, ताकि हम डीपली एनालाइज कर सकें और अपना भी सब्जेक्टिव ओपिनियन दे सकें। Max Weber, the right answer. Now the second question is, who wrote the social system? अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, बुक्स और उनके ऑथर से। तो मैंने ये क्वेश्चन बुक से लिया है कि द सोशल सिस्टम बुक किसने लिखा है, टलकिट पर्सन, रॉबर्ट के मर्टन, मैक्स वेबर, मेलिनोस्की। तो हमारा राइट आंसर क्या है, टलकिट पार्सन। टलकिट पार्सन की कौन सी बुक है, द सोशल सिस्टम। इन्होंने टलकिट पार्सन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजिल फ्रेमवर्क which states A for adoption, G for goal attainment, I for integration, and L for latency। ये क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया था, टलकिट पार्सन ने, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं टलकिट पार्सन से क्वेश्चंस। नाउ अ ग्रुप पुलिंग अ ट्रैक बाय रोप exemplifies which cooperative form। ये क्वेश्चन किससे है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट 3 से, कॉपरेशन से। किससे, टाइप्स ऑफ कॉपरेशन से। ये क्वेश्चन किससे है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट 3। तो बोल रहा है कि रस्सी से ट्रक खींचता एक समूह किस प्रकार का सहयोग दर्शाता है। तो आंसर होगा हमारा डायरेक्ट, क्या होगा, डायरेक्ट। Now the fourth question is movement up or down social strata is called। हम एक सोशल स्ट्रेटा है, उसमें अप या डाउन अगर मूव करते हैं तो किस टाइप का मोबिलिटी होगा। इसका आंसर होगा वर्टिकल मोबिलिटी, क्योंकि हम अपवर्ड मूव करते हैं या डाउनवर्ड मूव करते हैं। हॉरिजेंटल मोबिलिटी नहीं होगा। हॉरिजेंटल मोबिलिटी में हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ऐसे मूव करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा, वर्टिकल मोबिलिटी। Who coined life chances and lifestyle? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल को किसने कॉइन किया है। तो हमारा आंसर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने 1920 में कॉइन किया था क्या, लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल में, अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ। मैक्स वेबर जब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं अपने स्टैटिस्टिफिकेशन में 1920s में, तब वो क्या कॉइन करते हैं, लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल्स।
चलिए बताइए, अरेंज, अब कुछ सालों से, कुछ ईयर से या फिर कुछ प्रीवियस ईयर से देखा जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है क्रोनोलॉजी बेस्ड। पहले एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी 2-3 अटेम्प्ट से, मतलब 2-3 एग्जाम से देखा जा रहा है, जैसे दिसंबर 2023, फिर जून 2024, दिसंबर 2024 में क्रोनोलॉजी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो चलिए बताइए कि ये मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट थिंकर हैं, उनके बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करिए। सबसे पहले तो जिगमंड बर्मन, पियर बोर्दियो, एंथोनी गिडन्स एंड ब्रूनो लॉटियर। तो इन सब के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जिगमंड बर्मन। सेकंड कौन आएगा? पियर बोर्दियो। थर्ड एंथोनी गिडन्स एंड द लास्ट वन ब्रूनो लॉटियर। द राइट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जिगमंड बर्मन 1925, पियर बोर्दियो 1930, एंथोनी गिडन्स 1938, ब्रूनो लॉटियर 1947। अरेंज दिस थिंकर, ये सेकेंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है। अरेंज दिस थिंकर बाय फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन, इनके पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। बोर्दियो का डिस्टिंक्शन, गिडन्स का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, बेक का रिस्क सोसाइटी, लॉटियर का साइंस इन एक्शन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोर्दियो का कब है? आंसर क्या है? राइट आंसर BDAC। सबसे पहले गिडन्स ने पब्लिश किया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सेकेंड लॉटियर ने क्या किया है? पॉइंट साइंस इन एक्शन। फिर बोर्दियो ने डिस्टिंक्शन कॉइन किया है। फिर उसके बाद C बेक रिस्क सोसाइटी। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? रिस्क। डिस्टिंक्शन कब पब्लिश किया गया था? 1979 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में, रिस्क सोसाइटी 1986 में और साइंस इन एक्शन 1987 में। अब थर्ड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल पैराडाइम्स। जो बहुत सारे सोशियोलॉजिकल पैराडाइम्स है, जैसे पॉजिटिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इनको क्या करना है? इनके डेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये पैराडाइम अडॉप्ट किए गए, उसके अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि कब कौन सा पैराडाइम आया था, पहले कौन सा पैराडाइम आया था, फिर दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, चौथा। तो चलिए आंसर देखते हैं। समझ आए? आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो फाउंडिंग फादर कौन है? अगस्त कुम्टे। इन्होंने क्या कॉइन किया था? पॉजिटिविज्म। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिविज्म। सेकंड इमाइल दुर्खिम ने क्या किया? किसको, कौन से पैराडाइम के फाउंडर थे? फंक्शनलिज्म। फिर उसके बाद लेविस्ट्रॉस। लेविस्ट्रॉस ने कौन सी पैराडाइम दिया था? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ से लिया था उन्होंने? लिंग्विस्टिक से। ये स्ट्रक्चरलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है? सॉसर का। तो इसको देखेंगे हम। सबसे पहले क्या आएगा? पॉजिटिज्म, देन फंक्शनलिज्म, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म, देन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये किसका कॉन्सेप्ट है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। And the right answer is ACDB. ACDB. अब इनको मैच करना है। पियर बोर्दियो का क्या है? डिस्टिंक्ट कौन सी थ्योरी है? जुगन हैबरमास की कौन सी थ्योरी है? एडवर्ड सेड की कौन सी थ्योरी है? एंथोनी गिडन्स की कौन सी थ्योरी है? क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो आंसर करिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो पियर बोर्दियो ने क्या दिया था? डिस्टिंक्शन थ्योरी। फिर जुगन हेबरमास ने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। एडवर्ड सेड का क्या था? ओरिएंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिज्म। एंथोनी गिडन्स का क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो हम पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियर बोर्दियो का डिस्टिंक्शन, हेबरमास का स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिज्म, एंथोनी गिडन्स का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी।
अब इसको भी हमें मैच करना है, ये भी मैच द कॉलम और क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ लास्ट पेपर्स में, तो हमें इन पे ज्यादा फोकस करने हैं अगर हमें अच्छा स्कोर करना है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में। तो बर्जर का क्या है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। पार्सन्स एंड स्मेल्सस का क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बोटोमर का क्या है, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। और आर के मर्टन का क्या है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। अभी कुछ पास्ट पेपर्स में अगर हम एनालिसिस करें पास्ट ट्रेंड्स में, तो ज्यादातर क्वेश्चन क्लासिकल थिंकर से ना आके मॉडर्न थिंकर से आ रहे हैं। जो अभी अभी जो थिंकर्स आए हुए हैं सोशियोलॉजी में जिनका कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है, जैसे बर्जर और एंथोनी गिडन्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी हैं उनके उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पेपर का अप्रोच है वो इनके तरफ शिफ्ट हो गया है, ना कि क्लासिकल थिंकर के तरफ से। तो हमें इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैच द कॉलम से, ये इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन कहाँ है, इंडियन सोसाइटी से। तो बताइए आंसर इसका, एससी दुबे का क्या है, एमएन श्रीनिवास का क्या है, जीएस घुरे का वर्क क्या है, बीआर अंबेडकर का वर्क क्या है। तो आपको कुछ नहीं आता तो जीएस घुरे का वर्क देखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया है। सी का क्या होगा, सी का थर्ड दो में आ रहा है, ये दोनों हम छोड़ देते हैं। अब आपको पता होगा बीआर अंबेडकर का वर्क सबको पता होता है, कास्ट इन इंडिया। तो हम इसको देखते हैं, डी का 4 किस में है, इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट। मैच पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स। अभी जैसे मैंने बताया कि पोस्ट मॉडर्न ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्लासिकल थिंकर्स के कंपैरिजन में, तो हमें पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और ये सब मैंने पास्ट ईयर से क्वेश्चन उठाए हैं। तो क्या है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लियोटार्ड। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसका है, राइटिंग एंड डिफरेंस किसका है, पोस्ट मॉडर्निज्म किसका है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसका है, फुको का। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसका, फुको का। तो डी का 4 किस में है, 3 में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंसेस, पोस्ट मॉडर्निज्म, जेमसन्स, इसका हम आंसर देखते हैं, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लियोटार्ड, राइटिंग एंड डिफरेंसेस डरिडा, पोस्ट मॉडर्निज्म जेमसन्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज फुको। अगर आप 26 थिंकर्स भी अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इससे हम इजिली ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। द राइट आंसर इज दिस वन। अब मैच द कॉलम, ऑथर और उनकी बुक से उनको मैच करना है। तो आफ्टर किनशिप, आफ्टर किनशिप किसकी है, अमेरिकन किनशिप किसकी है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी है। तो आफ्टर किनशिप किसकी है, कार्सन की। अमेरिकन किनशिप किसकी है, स्नाइडर की। द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी है, लेविस्ट्रॉस की। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी है, नाडल की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बताना है विच थिंकर्स रिफर टू एनोमी। एनोमी किस थिंकर ने दिया था, बताइए। 14th क्वेश्चन क्या है कि एनोमी किस थिंकर ने रेफर किया है, मतलब किसने प्रोपाउंड किया और इसको फर्दर किसने एक्सपेंड किया है। कौन से विचारकों ने एनोमी शब्द का प्रयोग किया है या उपयोग किया है। तो एनोमी को सबसे पहले यूज किसने किया था, प्रोपाउंड किसने किया था, दुर्खिम ने। लेकिन लेटर इसको इलॉबरेट या फर्दर एक्सपेंड किसने किया है, मर्टन ने। वेबर ने, मार्क्स ने नहीं किया क्योंकि वो किसमें से आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से। मार्क्स ने नहीं किया क्यों, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं। वेबर इंटरप्रिटेटिव फॉलो करते हैं, इंटरप्रिटेटिव थ्योरी फॉलो करते हैं। तो बचा कौन, मर्टन।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब 15th क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉर्म्स ऑफ एक्शन बाय हेबरमास एंड रूट। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ एक्शन हेबरमास डिस्कस करते हैं जब वो अपनी थ्योरीज देते हैं? तो हेबरमास की कर्म संबंधी रूप क्या है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? अगर आप इसमें एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो टेलियोलॉजिकल की उन्होंने बात नहीं की थी, तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला ये वाला। तो बचा कौन सा? नॉर्मेटिव की बात करते हैं, कम्युनिकेटिव की बात करते हैं, ड्रामेटर्जिकल की बात करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 16th क्वेश्चन, एर्विंग गॉफमैन ने कुछ फ्रेम्स दिए थे जब वो अपना ड्रामेटर्जिकल अप्रोच देते हैं, तो कुछ फ्रेम्स की बात करते हैं कि उन्होंने बताया है कि एवरी वर्ल्ड इज अ स्टेज। स्टेज से एज अ मेटाफॉर यूज करते हैं ह्यूमन की लाइफ में। तो उन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ फ्रेम्स दिए थे, तो इनमें से क्या उनका टाइप्स ऑफ फ्रेम है? कल्चरल की उन्होंने बात नहीं की, रियल की उन्होंने बात नहीं की, तो सोशल और नेचुरल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है? राइट आंसर। इंक्रीज इन स्लम, 17th क्वेश्चन है हमारा कि इंक्रीज इन स्लम पॉपुलेशन इन इंडिया इंडिकेट्स। जो स्लम पॉपुलेशन मतलब जो सिटी रहती है उसके आउटस्कर्ट में लोग जो स्लम में रहते हैं, वो अगर बढ़ने लग जाए तो क्या इसका क्या इंडिकेटर होता है, क्या दर्शाता है? भारत में स्लम की आबादी में अगर वृद्धि होती है तो ये क्या दर्शाता है? तो रूरल प्रॉस्पेरिटी मतलब गांव के लोग अमीर हो रहे हैं, अर्बन प्रॉस्पेरिटी गांव के लोग गरीब, सॉरी शहर के लोग अमीर हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन नहीं। तो आंसर क्या होगा? रूरल पॉवर्टी एक्सटेंशन। अगर गांव में गरीबी बढ़ेगी तो लोग क्या करते हैं? अगर गांव में गरीबी बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे? शहर की तरफ माइग्रेट करेंगे गांव से। तो उससे क्या होगा कि अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, रूरल में क्या होगा? पॉवर्टी होगी। और अगर वो बढ़ने लग जाएगी तो लोग क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे सिटी की ओर, अर्बन एरियाज की ओर। तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? स्लम्स में रहना चालू कर देंगे और स्लम्स का साइज बढ़ेगा। ये किस, इसका राइट आंसर क्या होगा? रूरल पॉवर्टी एक्सटेंशन। 17th क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन स्लम पॉपुलेशन इन इंडिया इंडिकेट्स, वही है 18th क्वेश्चन क्या बोलता है? एमएल श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है कास्ट मोबिलिटी के लिए जातिगत गतिशील समझाने वाली एमएन श्रीनिवास की अवधारणा का क्या नाम है? तो लोग क्या कर रहे थे? लोअर कास्ट पीपल हायर कास्ट पीपल के रिचुअल्स को क्या करने लग गए थे? फॉलो करने लग गए थे। रिचुअल्स को क्या करने लग गए थे? फॉलो करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। वो लोग क्या करना चाहते थे? अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, सेकुलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होगा, सेकुलराइजेशन भी नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? संस्कृताइजेशन। Now, the 19th question is Talcott Parsons structurally analyzed which? बताइए, स्ट्रक्चरली किसको एनालाइज किया है टेलकेट पार्सन ने? द राइट आंसर इज स्टेटस। टेलकेट पार्सन स्टेटस और रोल, स्टेटस के स्ट्रक्चरली एनालाइज करके स्टेटस रोल का कॉन्सेप्ट देते हैं। Now, the 20th question is who discussed purity and pollution in Indian ideology? Purity versus pollution की जो कास्ट सिस्टम है वो किस पे ऑपरेट करता है? प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेसिस पे, ड्यू टू विच लोअर क्लास पीपल को अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुइस डुमो ने होमो हायरार्कस जो उनकी बुक है होमो
बुक, उसमें उन्होंने प्योरिटी वर्सेस पॉल्यूशन इंडियन आइडियोलॉजी पे जो एसोसिएटेड है, डीपली एम्बेडेड है, उसकी बात की है। Now the 21st question is, who proposed techniques of neutralization? Techniques of neutralization. तो इसका राइट आंसर बताइए। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। ए.के. कोहन नहीं, इसका आंसर ए.के. कोहन भी नहीं होगा, ये सुथरलैंड भी नहीं होगा, वॉल्टर बी मिलर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डेविड मर्जा एंड ग्रीशन साइक्स। ये क्या है? थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको फैक्ट्स याद है तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन्होंने कब यूज किया था? जब वो जुबिलाइन इंडिलिक्वेंसी की बात करते हैं। अब who said knowledge and power are intertwined? ज्ञान और शक्ति आपस में जुड़े हैं, ये किसने कहा है? अगर आपको कीवर्ड्स भी याद है नॉलेज एंड पावर तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये बहुत इजी ही क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है मिशेल फुको। इसका आंसर क्या है? मिशेल फुको, क्योंकि नॉलेज और पावर की बात किसको कौन करता है? मिशेल फुको ही करते हैं। अब 23rd क्वेश्चन क्या है? गिडन्स रिफ्लेक्सिविटी मीन्स। गिडन्स की रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है? अगर आप ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। थ्योरीज सेल्फ रिफ्लेक्ट, आइडियाज मिरर मटेरियल कंडीशंस, इंडिविजुअल एग्जामिन एंड अल्टर देयर एक्शन, सोशियोलॉजिस्ट रिफ्लेक्ट कम्युनिटीज। गिडेंस का परावर्तन का क्या दर्शाता है? थ्योरी सेल्फ रिफ्लेक्ट, आइडियाज मिरर मटेरियल कंडीशन, इंडिविजुअल एग्जामिन एंड अल्टर देयर एक्शन। रिफ्लेक्स होने का मतलब ही होता है कि इंडिविजुअल क्या करे? दूसरों को देख के एग्जामिन करे और अपने अल्टर एक्शंस में चेंजेस लाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब when टेक्नोलॉजी 24 क्वेश्चन है कि when टेक्नोलॉजी एडवांसेस, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है एंड देन सोशल नॉर्म इंस्टीट्यूशन डिक्लाइंस, और सोशल नॉर्म्स सोशल इंस्टीट्यूशंस नॉर्म्स क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में डिक्लाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिक्लाइन करते हैं। और टेक्नोलॉजी एक हाई स्पीड में बढ़ती जाती है एज कंपेयर टू सोशल नॉर्म्स, और इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। तो ये जो सोशल नॉर्म इंस्टीट्यूशंस है, जिसको हम कल्चर बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं? लैग करते हैं। किससे लैग करते हैं? टेक्नोलॉजी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्चरल लैग। कल्चरल डिफ्यूजन भी नहीं होगा, कल्चरल इनोवेशन भी नहीं होगा, कल्चरल एसिमिलेशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है? हम शेयर करते हैं अपने कल्चर से दूसरे कल्चर के लोगों से। इनोवेशन में मतलब कल्चर में चेंजेस, इनोवेटिव पार्ट्स ऐड हो जाना कल्चर में, इसको कल्चरल इनोवेशन बोलेंगे। कल्चरल एसिमिलेशन में क्या होता है? जब डोमिनेंट कल्चर के आगे, डोमिनेंट कल्चर के आगे जो छोटे छोटे कल्चर होते हैं उसमें सबमर्ज हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कल्चरल एसिमिलेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? कल्चरल लैग, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई स्पीड में बढ़ रही है कि कल्चर कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। ये ऑगबर्न का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑगबर्न ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड the book structure and function in primitive society? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी बुक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन कौन थे?
स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है। ये क्या थे? स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे। और मेलिनोस्की क्या थे? इंडिविजुअलिस्ट थे। इंडिविजुअल फंक्शनलिस्ट थे। लेवी स्ट्रॉस क्या थे? स्ट्रक्चरलिस्ट थे, स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करते थे। सो थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए आगे के चैनल्स, आगे के सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।